मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोगों ने गांधी जी की विचारधाराओं को और फिर डॉक्टर अंबेडकर की विचारधाराओं का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। गांधी जी की विचारधाराओं के अंतर्गत आप लोगों ने देखा उनकी सर्वोदय की विचारधारा, सत्याग्रह की विचारधारा, ट्रस्टीशिप की विचारधारा और उनकी जो सामाजिक विचारधारा थी। इसके साथ ही साथ उनके जीवन काल की प्रमुख घटनाओं को भी हमने पढ़ा। डॉक्टर अंबेडकर के अंतर्गत हम लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर की जो जीवन काल था उस समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ते हुए उनके जीवन काल में जो उन्होंने कार्य किए, जैसे कि उन्होंने अस्पृश्यता के निवारण के लिए जो कार्य किए, उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए जो सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए जो कार्य किए, उनकी जो सामाजिक आर्थिक विचारधारा और राजनीतिक विचारधाराओं को हमने यहाँ पर देखा। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इन वीडियोस को जरूर देखिए। ये आपकी जहां एक तरफ परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे, यूपीएससी और स्टेट पीएससी की परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान को भी बेहतर बनाने में ये आपका सहयोग करेंगे और साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं में भी आपकी मदद करेंगे। अब समय आ गया है जब हम गांधी और अंबेडकर के विचारों की तुलना करें, क्योंकि वैसे तो दोनों के विचार बहुत ही विस्तृत और व्यापक हैं। उनके बीच तुलना करना ठीक वैसा ही होगा जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, लेकिन फिर भी एक कोशिश की जा रही है कि हम इनके विचारों को समझते हुए इनकी कंपैरिजन कर सकें। दोनों के जन्म में लगभग 22 साल का अंतर है, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी की तुलना में 22 साल छोटे हैं, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में दोनों का दौर बहुत मुख्य माना गया है। दोनों ही व्यक्ति राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी करते हैं और अपने अपने तरीके से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर काम करते हुए समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जहां एक तरफ गांधी जी भी एक सोशल रिफॉर्मर भी है, एक इकोनॉमिस्ट भी है, एक पॉलिटिशियन भी है और एक संत भी है, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर भी एक पॉलिटिशियन है, एक ज्यूरिस्ट है और एक शिक्षाविद है और साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन के भागीदार भी हैं और साथ ही साथ भारतीय संविधान के निर्माण के प्रणेता भी हैं। तो दोनों की तुलना हम इस नजरिए से करेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दोनों के विचारों में किस तरह के भेद थे, किस तरह के अंतर थे और किस तरह से दोनों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उपयोगी भी थे। यानी अगर देखा जाए कि एक तरफ तो अंतर था दोनों के बीच, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक भी थे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते थे। और राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता का ये एक प्रमुख कारण भी था कि जिन पहलुओं को गांधी जी टच नहीं कर पा रहे थे उन पहलुओं को डॉक्टर अंबेडकर ने उठाया और जिन पहलुओं को डॉक्टर अंबेडकर नहीं पहुंच पा रहे थे उन पहलुओं को गांधी जी ने उठाया। तो हम तो यही मानेंगे कि दोनों राष्ट्रीय आंदोलन में एक दूसरे के पूरक थे और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनके कार्यों की इसी आधार पर हम सराहना भी करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि गांधी जी का योगदान खासकर अनटचेबिलिटी के विषय पर क्या था, अस्पृश्यता के बारे में गांधी जी क्या सोचते थे। तो देखिए, अस्पृश्यता के बारे में गांधी जी की सोच ये थी कि जो हमारी एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, यानी जो वर्ण व्यवस्था या जो जाति व्यवस्था हमारे समाज में प्रचलित है, उसको हमें बदलना चाहिए। यानी वर्ण व्यवस्था तो अपनी जगह पर उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, खासकर गांधी जी ने। उनका सोचना है था कि वर्ण व्यवस्था एक कार्यों के लिए एक व्यवस्था है, समाज के कार्य और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक व्यवस्था है, इसमें उच्चता निम्नता की भावना नहीं है। गांधी जी की सोच जाति व्यवस्था के बारे में ये थी कि चूंकि जाति व्यवस्था में उच्चता निम्नता के भाव पैदा होते हैं और इसी कारण से अस्पृश्यता का जन्म हुआ है, इसीलिए जाति व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। गांधी जी की सोच ये थी कि जाति व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। अब सुधार कैसे करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने नैतिक यानी सामाजिक और नैतिक तरीकों को बढ़ावा दिया। यानी लोगों के भीतर, उच्च जातियों के भीतर इस तरह का भाव पैदा करें, इस तरह की सोच पैदा करें कि वो निम्न जातियों के लोगों को स्वीकार करें।
निम्न जातियों के लोगों को ये माने कि वे भी मनुष्य हैं, वे भी मानव हैं और वो भी हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं और इसीलिए वो समाज में हमारे जैसे ही हैं और हमारे बराबर है। लेकिन ये सोच गांधी जी एक नैतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से लाना चाहते थे। इसके लिए कोई संघर्ष या कोई संगठनात्मक यानी कि कोई संस्थात्मक या संवैधानिक या कानून की आवश्यकता पर ज्यादा जोर नहीं देते थे। यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर का थोड़ा अंतर आता है। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं ये चाहते हैं कि जाति व्यवस्था तो समाप्त होनी चाहिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था भी उचित नहीं है क्योंकि वर्ण व्यवस्था के कारण भी समाज में उच्चता और निम्नता पैदा होती है और जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था स्वतः समाप्त होने वाली है नहीं। इसको समाप्त करने के लिए हमें संस्थात्मक प्रयास करना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट करना चाहिए, पॉलिटिकल एफर्ट करना चाहिए। इन जातियों के लोगों को यानी कि दलित जातियों या अस्पृश्य जातियों के लोगों को पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से अपग्रेड करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए और जो उच्च जातियां हैं उन उच्च जातियों के लोगों को केवल समझाने भर से काम नहीं चलेगा, यानी कि वो सामाजिक परिवर्तन यानी कि नैतिक या सामाजिक परिवर्तन के सॉफ्ट तरीके की सिफारिश नहीं करते। वो संस्थात्मक इंस्टीट्यूशनल एफर्ट, वो पॉलिटिकल एफर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट की बात करते हैं। यानी डॉक्टर अंबेडकर अनटचेबल्स का सुधार जो है वो इस तरीके से करना चाहते हैं कि इसके जो संविधान का तरीका ऐसा हो, कानून ऐसे बने जो उनको प्रतिनिधित्व इतना मिले कि उससे उनका जीवन स्तर बदले और समाज में बदलाव आए। तो अनटचेबल्स को लेकर के दोनों के तौर तरीकों में काम करने की जो उनकी विचारधारा थी उनमें अंतर था। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो आप एक चीज और देखिए कि दोनों का राष्ट्रीय आंदोलन में काम करने का तरीका भी यही था। गांधी जी अहिंसावादी, सर्वोदय, सत्याग्रह और इन ट्रुथ यानी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह इन सब चीजों को लेकर के काम करते थे। अब अगर अहिंसा को बढ़ावा देते हैं, अब अगर संघर्ष से परहेज करते हैं तो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते, समाज में बदलाव ही लाना पड़ेगा। तो उसी सोच के साथ गांधी जी अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए उच्च जातियों के मस्तिष्क में, उनकी सोच में बदलाव लाना चाहते हैं। वहीं अंबेडकर की सोच यह है कि इन उच्च जातियों की सोच में बदलाव लाने में पता नहीं कितने साल लगेंगे और वो बदलेंगे भी कि नहीं, लेकिन अगर हम कोई कानूनी तरीका अपनाएं, अगर हम समाज में दलितों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व को बढ़ा दें और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही ब्रिटिश सरकार के माध्यम से उन निम्न जातियों को बराबरी का अवसर अगर मिल जाए तो इससे समाज में बदलाव आएगा। और इस आधार पर उन्होंने काम किया। तो कुछ घटनाओं से ये भी पता चलता है, जैसे देखिए जो डॉक्टर अंबेडकर हैं ये सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है स्वीकार करते थे। जैसे मैकडॉवेल डिक्लेरेशन आया, मैकडॉवेल घोषणा आया, तो मैकडॉवेल घोषणा के आते ही सेपरेट इलेक्टोरेट को लागू करने की बात हुई, यानी कि दलित जातियों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र, अलग प्रतिनिधित्व की बात हो गई। तो इससे जो राष्ट्रीय आंदोलन था इस पर प्रभाव पड़ने वाला था। अब गांधी जी जो थे ये बात समझ रहे थे कि ये ब्रिटिश की चाल है कि दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए और अगर दलित भी हिंदुओं से अलग हो गए तो राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाना चाहते, वो चाहते हैं कि दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़े, उनको अधिक से अधिक अवसर मिले, उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी बढ़े, लेकिन हिंदुओं से अलग करके नहीं। तो वो क्या कहते हैं, वो जनरल इलेक्टोरेट की बात करते हैं, यानी कि दलित जो है एक सामान्य क्षेत्र में खड़े होंगे, उनके लिए जो क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाएंगे और उनको चुनने वाले सभी लोग होंगे, सभी मिलकर, सभी जाति के लोग मिलकर के दलितों का चुनाव करेंगे, इससे उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा
जाएगा और सभी जातियों का, सभी चाहे वो ऊंची जाति के हो या नीची जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व दलितों के माध्यम से किया जाएगा और इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर अंबेडकर और गांधी के विचारों में एक और अंतर दिखाई पड़ता है कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से दलितों का उत्थान चाहते थे, ये जनरल इलेक्टोरेट के माध्यम से चाहते थे, लेकिन बाद में अंबेडकर ने राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व को देखते हुए और भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो गांधी जी का प्रयास था उसको आगे बढ़ाने के संदर्भ में पूना पैक्ट के माध्यम से उन्होंने गांधी जी की इस विचारधारा को स्वीकार भी कर लिया, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी एक डिफरेंस नजर आता है, लेकिन बाद में फिर गांधी जी के साथ उनका जो पूना पैक्ट हुआ तो उन्होंने स्वीकार कर लिया जनरल इलेक्टोरेट की, लेकिन विचारधारा में थोड़ा अंतर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा देखिए गांधी जी जो है ये रिलाई करते हैं कि जो हायर कास्ट के लोग हैं उनके हृदय में परिवर्तन आएगा और वो जो है समाज में जो निम्न जाति के लोग हैं उनको स्वीकार करने लगेंगे और जो समस्या है दलितों की, अस्पृश्य जातियों की, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाने देना या सार्वजनिक जो पानी का क्षेत्र है पानी नहीं भरने देना, इस और जो लोगों के मिलने जुलने का जो अवसर है उनको मिलने जुलने का अवसर नहीं देना, इस तरह की जो जातीय कठोरता है ये धीरे धीरे लोगों में बदलाव अगर लाएंगे सामाजिक तौर पे तो चेंज हो जाएगा और इस तरह से समाज में अस्पृश्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन अंबेडकर इसको बहुत लंबे समय में आने वाला परिवर्तन मानते हैं और इसीलिए वो केवल इस मानसिक परिवर्तन पे विश्वास नहीं करते, वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म यानी संस्थात्मक और लीगल मैकेनिज्म यानी कानूनी बदलाव की सलाह देते हैं और स्वयं भी उसके लिए प्रयास करते हैं, जैसा कि संविधान में देखने को मिलता भी है। इसके अलावा अगर हम आर्थिक विचारधारा में जाएं तो देखिए गांधी जी जो है ये रूरल और कॉटेज इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो देश है वो गांव में बसता है तो इसीलिए रूरल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। अगर गांव में सामान मिलेगा, चाहे वो लकड़ी का सामान हो, लोहे का सामान हो या किसी भी प्रकार का घरेलू उपयोग का सामान हो, कृषि उपकरण हो, गांव में ही बनना चाहिए, गांव के ही लोग बनाएंगे। चाहे वो कपड़े का सामान हो, किसी भी प्रकार की चीज आप स्मॉल इंडस्ट्री के माध्यम से बनाइए, कॉटेज इंडस्ट्री के माध्यम से बनाइए। इससे जहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें सुधार होगा। तो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री जो है ये गांधी जी की आर्थिक विचारधारा के केंद्र में है। लेकिन दूसरी तरफ अंबेडकर का सोचना यह है कि हर एक काम स्मॉल या कॉटेज इंडस्ट्री से नहीं हो सकता। अगर उद्योग बड़े उद्योग स्थापित करने हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है तो इसके लिए हमें स्टेट सोशलिज्म को अपनाना चाहिए। यानी कि जो सरकारें हैं, जो राज्य की सरकार है या जो हमारी जो भारत देश की सरकार है, ये सरकारें बड़े उद्योग लगा सकते हैं, उसमें पैसा खर्च कर सकते हैं उन उद्योगों को लगाने में और बहुत सारे लोगों को रोजगार का अवसर दे सकते हैं। तो स्टेट सोशलिज्म हो गया, यानी कि बड़े उद्योग और साथ में सरकार की जिम्मेदारी। तो स्टेट सोशलिज्म और बेसिक इंडस्ट्री शुड बी नेशनलाइज, और जो आधारभूत उद्योग है, जो बड़े उद्योग है साथ में आधारभूत हैं, बेसिक इंडस्ट्री है जिसके बिना देश में काम नहीं चल सकता, जैसे लोहे का उद्योग है, सीमेंट का उद्योग है और भी जैसे बिजली बनाने का काम है। ऐसे जो बड़े काम है जिससे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है, उसको लेकर के आप बेसिक इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर देंगे यानी देश की जिम्मे डाल देंगे। तो अंबेडकर जहां स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को मानते हैं कि ये अच्छा है, इसे करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ वो बड़े उद्योगों का भी समर्थन करते हैं और वो बड़े उद्योग जो है वो राष्ट्रीय उद्योग होने चाहिए, राष्ट्र के उद्योग होने चाहिए और इस तरह से स्टेट सोशलिज्म को वो बढ़ावा देते हैं। वहीं पर गांधी जी बड़े उद्योगों की स्थापना करने से लोगों के रोजगार के संकट की बात कहते हैं। वो कहते हैं अगर हम बड़े उद्योग स्थापित करेंगे तो रोजगार का संकट उत्पन्न हो जाएगा और यही कारण है कि वो स्मॉल
और कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं। एक और आर्थिक विचारधारा में अंतर यह है कि एक तरफ जहां गांधी जी जो उद्योगपति हैं उनको समाज का ट्रस्टी मानते हैं, उद्योगपतियों को समाज का ट्रस्टी मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो उद्योगपति हैं जिनके रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है, जिनकी सोचने समझने और व्यापार करने की क्षमता ज्यादा है, वो समाज के भले का काम करेंगे। वो चूंकि हर एक व्यक्ति एक तरह की क्षमता का नहीं होता और उद्योगपतियों के पास कुछ ज्यादा क्षमता है, तो वो समाज से धन अर्जित करते हैं तो करें, वो अगर लाभ कमाते हैं तो कमाएं और अपने हित में उतना ही उपयोग करें जितना उनके लिए जरूरी है, और जो बचा हुआ धन है समाज के भले के लिए लगाएं। इससे लोगों को अगर रोजगार मिलता है, इससे अगर लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन यहाँ पर वो उद्योगपतियों को एक ट्रस्टी मानते हुए उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो स्वयं ही समाज के भले के लिए अपना लाभ बांट देंगे। यानी कि उद्योगपतियों को जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, उद्योगपति स्वेच्छा से बांट देंगे और समाज में इससे खुशहाली आएगी, इससे जो है लोगों को जो है अवसर मिलेगा और आगे बढ़ने का आर्थिक समानता बढ़ेगी। अंबेडकर का सोचना यह है कि क्या वास्तविक तौर पर उद्योगपति ऐसा करेंगे? क्या वास्तविक तौर पर उद्योगपति ऐसा करेंगे? अंबेडकर का मानना कि नहीं करेंगे, और यही कारण है कि समाज में धन की विषमता बढ़ेगी। और जब समाज में धन की विषमता बढ़ेगी, कुछ उद्योगपतियों के पास बहुत सारा धन होगा, बहुत सारे उनके लाभ होंगे, तो वो कमा तो समाज से ही रहे हैं लेकिन समाज के लिए खर्च नहीं करेंगे। इसीलिए वो स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं कि स्टेट तो सबका है, यानी कि स्टेट से मतलब यहां पर देश से है, यानी कि सरकार से है। सरकार तो सबका है, तो सरकार जब कोई उद्योग लगाएगी, कोई व्यापार करेगी, तो उसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग को बराबरी से काम करने का अवसर मिलेगा। इसीलिए वो औद्योगिक विषमता को दूर करने को ध्यान में रखते हुए अंबेडकर उद्योगपतियों का या बड़े बड़े उद्योगों को स्थापित करने का जो है निजी क्षेत्र में स्थापित करने का समर्थन नहीं करते, बल्कि बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए वो स्टेट यानी सरकार पर अधिक जोर देने की बात करते हैं। अगर हम भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म की बात करें तो गांधी जी कहते हैं कि लोग स्वेच्छा से दान करेंगे, लोग स्वेच्छा से दान करेंगे। जो जमींदार हैं या जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं वो स्वेच्छा से लोगों में अब जमीनें बांट देंगे और इससे समाज में समानता आएगी, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम होगी और इस तरह से भूमि सुधार हो जाएगा। विनोबा भावे ने कुछ समय तक भूमिदान आंदोलन भी चलाया, कुछ हद तक उसमें सफलता मिली भी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का सोचना यह है कि भूमि का इस तरीके से वितरण संभव नहीं हो पाएगा। अगर कुछ लोग करेंगे भी तो ये पूरे देश में और हर जगह एक समान नहीं होगा। तो क्या किया जाए? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भूमि को बिना जातिगत भेदभाव के, विदाउट एनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी जातिगत भेदभाव के समाज के सभी जातियों में बराबरी से बांट देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। अगर इस तरह से भूमि सुधार करेंगे तो इससे जो पिछड़ी और कमजोर जातियां हैं, क्योंकि ज्यादातर जो भूमि है वो उच्च जातियों के पास है, हायर कास्ट के पास है, तो अगर इस तरह से भूमि का बंटवारा होगा तो जो दलित हैं, जो निम्न जाति के हैं, जो अस्पृश्य जाति के हैं, उनको भी भूमि मिलेगी और इससे उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा, आर्थिक सुधार भी होगा और साथ ही साथ जो सामाजिक असमानता है उसको दूर करने में भी मदद मिलेगी। लेकिन ऐसा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा, सरकार को विशेष कानून भी बनाने पड़ सकते हैं और साथ ही साथ कानून के साथ साथ अतिरिक्त प्रयास की जरूरत पड़ेगी, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का सोचना है। तो यहाँ पर जो है अंतर वो ये है कि जो गांधी जी हैं ये स्वेच्छा से दान और जो जमींदार हैं उनकी सोच में बदलाव की बात करते हैं, जबकि डॉक्टर अंबेडकर जो है कानूनी तरीके या सरकार के प्रयास की तरफ जो है वो ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दलों में देखिए गांधी जी कहते हैं कि भाई राजनीतिक दल क्या है? सेवा का एक माध्यम है। राजनीति को वो सेवा का एक माध्यम मानते हैं।
पॉलिटिक्स इज द मीडियम टू सर्विस। राजनीति जो है ये सेवा का एक माध्यम है और राजनीतिक दलों का उद्देश्य है समाज में सुधार लाना। तो वो इस तरह से मॉडरेट सोच के साथ जो है राजनीतिक दलों को बढ़ावा देते हैं। वो कहते हैं कि राजनीतिक दल नैतिकता के आधार पर, क्योंकि राजनीति में नीति इन्वॉल्व है, नैतिकता इन्वॉल्व है, तो राजनीतिक दल जो है वो समाज के ऐसे लोग होंगे या ऐसे लोगों का समूह होगा जो समाज की जो कमियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे और ये सेवा का माध्यम होगा। जबकि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि संसदीय प्रजातंत्र के लिए फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी राजनीतिक दल जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टी इज एसेंशियल फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और खासकर जो विरोधी दल है, जो विपक्ष है, उसका होना तो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे कार्यपालिका का जो निरंकुश होने की प्रवृत्ति है उसमें कमी आएगी। यानी विपक्ष का होना, राजनीतिक दलों का होना, राजनीतिक दलों को राजनीतिक तरीकों से चुनाव लड़के और सत्ता हासिल करना, ये डॉक्टर अंबेडकर की सोच है। और वो एकदम ऐसा नहीं मानते कि ये बिल्कुल समाज सेवा का ही काम है, ये समाज सेवा का ही काम है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते। वो कहते हैं संसदीय प्रजातंत्र है ना, इसमें जो है लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे। प्रतिनिधि जो है वो चुन करके जब लोकसभा में जाएंगे, यानी कि हमारे जो प्रतिनिधिक जो संस्था है उन संस्थाओं में जाएगी, नीतियों कानूनों के माध्यम से, संविधान के माध्यम से वो काम करेंगे और इस तरह से वो जनता का भला कर पाएंगे। यानी एक संस्थात्मक इंस्टीट्यूशनल तरीके की बात डॉक्टर अंबेडकर करते हैं। गांधी और अंबेडकर का मार्क्स की जो विचारधारा है उनको लेकर के भी मतभेद है। देखिए, मार्क्स की जो विचारधारा है, जैसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है, वर्ग संघर्ष, क्योंकि मार्क्स का मानना था कि अगर समाज में समानता लाना है, जो श्रमिकों की खराब स्थिति है अगर उसे बेहतर करना है तो वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट से ही होगा, मजदूरों और उद्योगपतियों के बीच संघर्ष से ही होगा, और उस संघर्ष में मजदूर जो है वो जीतेंगे, लेकिन संघर्ष होगा जरूर, कॉन्फ्लिक्ट होगा जरूर। तो ये मार्क्स की सोच है। अब मार्क्स की जो सोच है वो कहीं ना कहीं अंबेडकर को भी प्रभावित करती है और गांधी जी को भी प्रभावित करती है, लेकिन गांधी जी मार्क्स के इस संघर्ष की विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि संघर्ष की जो है परिणति हिंसा में हो सकती है और गांधी जी हिंसा का समर्थन नहीं करते। तो इसीलिए मार्क्स की विचारधारा का गांधी जी इसलिए समर्थन नहीं करते क्योंकि इससे संघर्ष होगा और संघर्ष से हिंसा होगी, जो कि गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाता। क्यों नहीं मेल खाता? क्योंकि गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है, स्वतंत्रता का जो उद्देश्य है, उनका जो उद्देश्य है समाज में समानता लाने का, वो एक पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति पवित्र साधन से ही होना चाहिए। अगर कोई चीज हासिल हिंसा से करेंगे तो वो चीज कितनी अच्छी क्यों ना हो, वो अधिक दिनों तक कायम नहीं रह पाएगी, क्योंकि हिंसा की परिणति फिर हिंसा होगी। तो यही सोच के गांधी जी संघर्ष और हिंसा की बात नहीं मानना चाहते और इसे अप्लाई नहीं करना चाहते, और इसी कारण से मार्क्स के विचारों में और गांधी जी के विचारों में मतभेद है। अंबेडकर कुछ सीमा तक मार्क्स के विचार का समर्थन करते हैं, कुछ सीमा तक, पूरी तरह से नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पर भी हिंसा की संभावना है, संघर्ष और हिंसा की संभावना है। और जैसा कि हमने पॉलिटिकल थॉट में पढ़ा है, अंबेडकर का जो पॉलिटिकल थॉट है वो ये है कि अगर कोई आंदोलन भी करना है तो संवैधानिक तरीके से करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में करना है, कानूनी तरीके से करना है। इसके लिए उन्होंने जब संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने संविधान के फंडामेंटल राइट में, है ना, इन सब अधिकारों को रखा था। लेकिन अगर विचार की बात करें तो मार्क्स के विचार का अंबेडकर उस सीमा तक समर्थन करते हैं जिस सीमा तक समाज में समानता लाने में मदद मिलेगी, और वो समानता जो है वो आर्थिक और सामाजिक आधार पे और राजनीतिक आधार पे आना चाहिए। तो इस तरह से मार्क्स के विचारों को कुछ हद तक अंबेडकर
मानते हैं, लेकिन उनके संघर्ष और संघर्ष के परिणाम स्वरूप होने वाली हिंसा के विचार का वो समर्थन नहीं करते। अगर एक और बात देखें कि कृषि के लिए और किसानों के लिए किस तरह से बात करते हैं, तो गांधी जी तो किसानों के लिए भरपूर सहायता की बात करते हैं कि हर तरह की उन्हें मदद दी जानी चाहिए, हर तरह से उनके बारे में बताया जाना चाहिए। इस तरह से कृषि के लिए किसानों को जो है पूरी सहायता की बात करते हैं। अंबेडकर भी किसानों के लिए सहायता की बात करते हैं, लेकिन वो सहकारी कृषि को बढ़ावा देने की भी बात करते हैं। सहकारी कृषि मतलब बहुत सारे एक गांव के बहुत सारे लोग मिलकर के खेती करें और उस खेती को सरकार जो है वो सपोर्ट करे, पानी के रूप में, बिजली के रूप में और बीज के रूप में, जहां भी संभव हो उनकी मदद करें, और इस तरह से सहकारी खेती को बढ़ावा देने की बात अंबेडकर कहते हैं। जबकि गांधी जी की विचारधारा में इस तरह के सहकारी कृषि जैसी कोई बात नहीं आती, लेकिन इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर सरकार को चाहिए कि वो किसानों की पूरी मदद करें और उनके उत्पादन को बढ़ाने में उनका सहयोग करें। जहां तक शिक्षा के ऊपर विचार है, तो गांधी जी जो है बुनियादी शिक्षा या ऐसी शिक्षा, प्रोफेशनल जो ऐसी शिक्षा जिससे लोगों को रोजगार मिले, उसको बढ़ावा देने की बात करते हैं। और वहीं पर अंबेडकर इस शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा को भी प्रोत्साहित करने की बात करते हैं। तो गांधी जी और अंबेडकर के विचारों में जहां एक तरफ सामाजिक तौर पर अनटचेबिलिटी को लेकर के डिफरेंस दिखाई पड़ता है और थोड़ी बहुत समानता भी है, क्योंकि दोनों ये मान रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे जो अनटचेबल्स हैं, हमारे जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, उनकी भूमिका बहुत आवश्यक है। दोनों ही हमारे समाज के हिस्से हैं, ये दोनों की सोच है। दोनों की सोच ये है कि इन अनटचेबल्स की स्थिति में सुधार होना चाहिए, उनकी स्थिति अपग्रेड होना चाहिए, बस तरीके में अंतर है। गांधी जी का तरीका मॉडरेट है, सामाजिक बदलाव लाने के साथ है, जबकि अंबेडकर का सोच संस्थात्मक यानी इंस्टीट्यूशनल और लीगल थॉट पर केंद्रित है। इसी तरह से आर्थिक विचारधारा में जाएंगे तो गांधी जी जो है छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि उस समय लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी और उस खराब स्थिति से ऊपर आने के लिए लोगों को रोजगार की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को काम मिले, हर एक व्यक्ति को काम करने का अवसर मिले, इसीलिए स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते थे। अंबेडकर भी जानते हैं कि लोगों को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन वो साथ ही साथ थोड़ी आधुनिकता भी लाना चाहते हैं और जहां जरूरी है वहां बड़े उद्योग भी स्थापित करने में उनका विरोध नहीं है। लेकिन बड़े उद्योग या ऐसे महत्वपूर्ण उद्योगों को वो राज्य के अंतर्गत रखना चाहते हैं, राज्य के दायरे में रखना चाहते हैं, वो निजी उद्योगों पर उतना भरोसा नहीं करना चाहते हैं। तो यहां पर भी इनकी आर्थिक सोच में अंतर है। राजनीतिक विचारधारा में देखेंगे तो दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, दोनों ही भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दोनों का अपना अपना तरीका है। राजनीतिक विचारधारा में जहां गांधी जी जो है राजनीतिक दलों को सेवा का माध्यम मान रहे हैं, राजनीतिक दलों का उद्देश्य समाज में सुधार मान रहे हैं, वहीं पर जो हमारे अंबेडकर हैं वो संसदीय प्रजातंत्र की बात करते हैं और संसदीय प्रजातंत्र में राजनीतिक दल, विपक्षी दल और चुनाव की प्रक्रिया को इसका अवश्य भावी हिस्सा मानते हैं। तो इस तरह से जहां एक तरफ दोनों में अंतर है, वहीं दोनों पूरक भी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। इसी तरह से मार्क्स के विचारों में देखिए, जहां पर गांधी जी चूंकि उनका बेसिक थॉट ही हिंसा और संघर्ष से उनको दूर रहना है, तो और सत्याग्रह के माध्यम से चीजों को हासिल करना है, लेकिन यहां पर चूंकि अंबेडकर का सोचना यह है कि केवल जो है सत्याग्रह, सत्य या अहिंसा से कई बार वास्तविक चीजें हासिल नहीं होती और जरूरत पड़ने पर अगर सामान्य संघर्ष करके भी अगर हमें चीजें हासिल होती है या समाज में समानता मिलता है तो उसे अपनाना चाहिए। तो वो उस मामले में वहां पर जो है मार्क्स के विचार का समर्थन भी करते हैं। तो इस तरह से अगर दोनों के विचारों को अगर कंपाइल करके इकट्ठा करके देखा जाए तो जहां इनके विचारों में उद्देश्यों को लेकर समानता है, उद्देश्य एक ही है, दोनों समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों का उत्थान चाहते हैं, दोनों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से देश की स्वतंत्रता चाहते हैं और ब्रिटिश सरकार को भारत से बाहर करना चाहते हैं। लेकिन दोनों का जो तरीका है, जो मेथड है, उनमें कुछ अंतर है
है, लेकिन वो अंतर इसलिए है क्योंकि दोनों का जीवन यापन, कार्य प्रणाली, सोच, उनकी विचारधारा में बेसिक अंतर है। लेकिन इसका लाभ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मिलता है। जातिगत जो समस्याएं थी उन्हें दूर करने में, जो आर्थिक समस्याएं थी उन्हें दूर करने में, जो राजनीतिक संवैधानिक समस्याएं थी उन्हें दूर करने में ये बातें हमें देखने को मिलती है। हाँ, एक चीज और, अगर हम धार्मिक उस पे देखें, धार्मिक विचारों में देखें तो देखिए, जहां गांधी जी जीवन पर्यंत जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसका विरोध करते रहे। जब माउंटबेटन योजना के बाद ये विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई और देश में बहुत सारे हिस्सों में जब दंगे भड़के तो गांधी जी अकेले ही पूरे देश में घूमकर इन दंगों का रोकने का प्रयास करते रहे, इस दंगों को रोकने का प्रयास करते रहे। और उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान अगर अलग देश बनता भी है तो हमारी लाश के ऊपर ही बनेगा, यानी कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान को एक अलग देश के रूप में नहीं देखना चाहते थे, भारत और पाकिस्तान को एक ही देश के रूप में देखना चाहते थे। उनकी ये धार्मिक विचारधारा का हिस्सा था, क्योंकि वो मानते थे कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों को एक साथ रहने में क्या बुराई है। जबकि अंबेडकर का सोचना यह था कि जो मुस्लिम भाई हैं उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी भाषा शैली, चूंकि एक बहुसंख्यक लोगों की जो रहन सहन, खान पान, भाषा शैली, संस्कृति से भिन्न है, अगर वो अलग देश के रूप में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश होना चाहिए। तो इस तरह से भी धार्मिक आधार पर वो पाकिस्तान के निर्माण का समर्थन करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर पाकिस्तान के निर्माण का समर्थन करते हैं, विरोध नहीं करते हैं, जबकि गांधी जी पूरी तरह से पाकिस्तान के निर्माण का विरोध करते हैं और भारत और पाकिस्तान को एक भारत के रूप में देखना चाहते हैं। तो इस तरह से भी यहाँ पर कुछ डिफरेंस जो है नजर आता है उनकी धार्मिक विचारधारा के आधार पर। लेकिन दोनों ही धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं। दोनों की विचारधारा यह है कि कोई किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, वो गांधी जी भी कहते हैं और अंबेडकर भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि गांधी और अंबेडकर के विचारों में काफी सारी समानताएं हैं, उनके उद्देश्यों को लेकर समानताएं हैं, लेकिन उनकी जो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है, जब व्यवहारिक तौर पर अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ अंतर नजर आता है। लेकिन ये दोनों मिलकर एक दूसरे के उद्देश्य को पूरा ही करते हैं और इसीलिए हम कह सकते हैं कि गांधी और अंबेडकर दोनों हमारे लिए वर्तमान संदर्भ में भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं और दोनों की विचारधाराएं हमारे लिए उपयोगी हैं। और इस तरह से आप लोगों ने हमारे इन विचारों को सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोग इसी तरह के वीडियोस के लिए हमसे जुड़िए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।